आज आपका फिर से स्वागत है नालंदा एजुकेशन ग्रुप में बीएससी थर्ड ईयर और पेपर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसमें भी हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट और उसमें विश्लेषिक फलन। चैप्टर नंबर 3 है आपका विश्लेषिक फलन यूनिट फर्स्ट पेपर नंबर 2। अब इसमें अपन ने बात कर ली थी अवकलनीयता की। किसकी? अवकलनीयता की बात की थी। अवकलनीयता की बात जरूरी क्यों थी वो अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा इसकी परिभाषा से। विश्लेषिक फलन की परिभाषा आज हम देखने वाले हैं। तो विश्लेषिक फलन की परिभाषा देखिए, एक मानी फलन क्या होगा कि यहाँ पर f1, यहाँ पर z की वैल्यू मान लीजिए आपने रखी 1, तो यहाँ पर कोई फिक्स एक ही वैल्यू आएगी, जैसे 2 आ गई। यहाँ पर fz जैसे आपके पास है fz बराबर z, ये आपका कोई भी एक फलन है। यहाँ पर आप कोई भी z का कोई भी मान रखोगे 1 प्लस आयोटा, तो आपका एक ही मान मिलने वाला है 1 प्लस आयोटा। लेकिन यदि एक से ज्यादा मान मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको? बहुमानी फलन। यहाँ पर आप कोई वैल्यू रखिए z की, एक ही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो ये तो क्या हो गया आपका एक मानी फलन, यानी जो z के एक मान के लिए फलन का एक ही मान दे ऐसा फलन क्या कहलाएगा? एक मानी फलन। अब देखिए फलन आपके पास ये fz बराबर अंडर रूट z। देखिए इसके अंदर आप लोग रखिए, मैं रख देता हूं z बराबर 4। जैसे मैंने z बराबर 4 रखा, इसके अंदर देखिए अपने पास मान होगा fz बराबर अंडर रूट f4 बराबर अंडर रूट 4। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, समिश्र संख्याओं के अंदर। तो इसके अंदर देखिए +4 का मतलब होता है अंडर रूट 4, अंडर रूट +4 का मतलब होता है +-2। भाई प्लस का वर्ग करोगे तो +2 का करोगे तो भी प्लस का 4, और माइनस के 2 का वर्ग करोगे तो भी प्लस का 4। तो यहाँ पर अपने पास दो वैल्यू मिल रही है, एक तो कौन सी? प्लस की 2 या फिर माइनस की 2, दो वैल्यू आ रही है। इसलिए ये जो फलन है आपका एक मानी फलन ना होकर क्या होगा? बहुमानी फलन। कौन सा फलन होगा? बहुमानी फलन। यानी कि जो z ऐसा फलन जो z के एक मान के लिए आपके जो fz के मान मिलेंगे वो एक से ज्यादा मिले तो वो फलन आपका होगा बहुमानी फलन। नाम से स्पष्ट है, एक मानी एक मान देगा, बहुमानी एक से ज्यादा मान देगा। तो ये एक मानी फलन की बात है। अब परिभाषा देखते हैं भाई। एक मानी फलन जो किसी प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर, अपने पास कोई भी क्षेत्र दे रखा होगा, उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए? परिभाषित एवं अवकलनीय है, तो प्रांत D में विश्लेषिक फलन कहलाता है। तो सबसे पहले क्या बात होनी चाहिए? एक मानी फलन, और प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित और अवकलनीय होना चाहिए, तो वो होगा आपका विश्लेषिक फलन। किसी बिंदु पर विश्लेषिक फलन, एक फलन किसी बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि इसका अवकलज जो है z0 पर, fz का जो अवकलज है f'(z0) आएगा। तो z0 पर जो अवकलज है उसका अस्तित्व उस बिंदु पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसके प्रतिवेश में भी होना चाहिए। आपने बात की होगी प्रतिवेश की सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट पेपर वास्तविक विश्लेषण, वहां पर आपने प्रतिवेश की परिभाषा पढ़ी थी कि x कोई भी अपने पास रियल नंबर है तो उसका प्रतिवेश x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये एक विवृत अंतराल जो होता है x का एप्सिलॉन प्रतिवेश कहलाता है। जहां पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यानी कि एप्सिलॉन एक बहुत छोटी धनात्मक संख्या है, तो ये जो आपका विवृत अंतराल है ये कहलाता था वहां पर आपका प्रतिवेश, x का एप्सिलॉन प्रतिवेश। तो इसी की बात कर रहा है कि इस बिंदु z0 पर नहीं, z0 पर तो होना चाहिए अस्तित्व,
इस Z0 के आसपास जो एरिया है, यानी इसका जो प्रतिवेश आएगा आसपास, अब भाई कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, रियल लाइन में तो क्या होता था, इधर ही होता था ना, कॉम्प्लेक्स में तो पूरा प्लेन होगा, उसके अंदर होगा ना, तो इसका जो प्रतिवेश होगा चारों तरफ ही होगा इस बिंदु पे। तो इस बिंदु के प्रतिवेश में जितने भी बिंदु आ रहे हैं उन सभी पर क्या होना चाहिए, ये फलन अवकलनीय होना चाहिए, तभी आपका जो है फलन बिंदु Z0 पर विश्लेषित फलन कहलाएगा। अब बात करते हैं एक फलन के विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। एक फलन के विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। प्रतिबंध हम लिख रहे हैं, कथन उसका एक फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई किसी प्रांत या किसी क्षेत्र बोल दीजिए, किसी क्षेत्र डी में विश्लेषित होगा, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी क्षेत्र में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि यह क्षेत्र डी में कोशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करे। कोशी-रीमान समीकरण क्या होती है, सीआर इक्वेशन से बोल सकते हैं इनको। कोशी-रीमान समीकरण डेल बी अपॉन डेल एक्स बराबर डेल बी अपॉन डेल वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। यहां पर जो u और v है, x और y के कोई फलन है, इनको अलग अलग कर लिया, जिसके साथ आयोटा है वो तो किसके रूप में आ जाएगा, vx और y के रूप में, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो uxy के रूप में। तो यदि ये जो आपका ये क्या है, दोनों इक्वेशन सीआर इक्वेशंस यानी कि कोशी-रीमान समीकरण, यदि इस क्षेत्र के अंदर आपकी कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट हो रही है तो आपका जो फलन है इस क्षेत्र डी के अंदर विश्लेषित हो सकता है। मैंने एक बात बोली है कि विश्लेषित हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपकी सीआर इक्वेशन संतुष्ट हो जाए तो वह उस क्षेत्र के अंदर विश्लेषित होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा प्रतिबंध है आवश्यक। लेकिन इसमें एक बात और है, विश्लेषित तभी होगा जब ये सीआर इक्वेशन संतुष्ट हो। यानी कि बात समझिए, सबसे पहले सीआर इक्वेशन संतुष्ट होनी चाहिए, तभी हम आगे बात करेंगे कि विश्लेषित है या नहीं। यदि ये संतुष्ट नहीं होती है तो हम यहीं पर ही बोल देंगे कि ये विश्लेषित फलन नहीं होगा। जैसे कि अपना प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता। एक कक्षा 12 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था और इसका एक एग्जाम्पल मैंने करवाया भी था। उसी प्रकार से ये बात है कि यहाँ पर
ये एक ऐसा प्रतिबंध है, आवश्यक प्रतिबंध है कि CR इक्वेशन संतुष्ट होनी चाहिए। ऐसा यदि होता है तो ही आगे हम चेक करेंगे कि जो आपका फलन है FZ वो विश्लेषिक है या नहीं। यदि नहीं होती है तो यहीं पर मना कर देंगे कि विश्लेषिक नहीं है, और यदि होती है तो फिर आगे और चेक करेंगे कि विश्लेषिक है कि नहीं है। जैसे कि अपने पास इसकी बात जो बोली है मैंने अभी, इसी को अभी एक सिद्ध भी करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। हम वहां पर दर्शाएंगे कि ये सिर्फ कैसा प्रतिबंध है, आवश्यक प्रतिबंध है, पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त का मतलब क्या होता है कि हम बस वो काम करें और बोल दें कि ये विश्लेषिक है, उससे काम चल जाए अपने, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ये तो अपनी आवश्यक शर्त है। उदाहरण देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन FZ, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि फलन FZ बराबर, उदाहरण आपका ये 3.7.5, सिद्ध कीजिए कि 3.7.5 सिद्ध कीजिए कि फलन FZ मोड अंडर मोड XY मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को किस बिंदु पर भाई, मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, परंतु मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। देखिए हम यहां पर मान निकालेंगे, ये चारों मान मूल बिंदु पर डेल u अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, इनकी तुलना करेंगे। यदि आपके मान संतुष्ट हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हो रही है। देखिए चूंकि FZ बराबर अंडर रूट मोड XY, यहां पर हम निकालने वाले हैं मूल बिंदु 0 0 पर डेल u अपॉन डेल x। देखिए ये कैसा अवकलन है, आंशिक अवकलन है, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहाँ पर u x 0 माइनस u 0 0, नीचे क्या आएगा भाई x। देखिए x माइनस 0 लिख सकते हो आपको x, एक ही बात। देखिए ये कैसे लिखा हमने, आंशिक अवकलन की परिभाषा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो आप लोग इसको एक बार देख लेंगे। वहां पर देखिए अपने पास फलन होता था xy का, तो uxy जो फलन होता था इसका आंशिक अवकलन यदि x के सापेक्ष निकालने जाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिखते थे, x प्लस डेल x y माइनस uxy, नीचे डेल x, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और यहां पर ये होता था आपका डेल u अपॉन डेल x। इसी से लिखा है हमने। देखिए यहां पर जो अपना xy है uxy, किसके ऊपर देखिए अपना जो फलन है ये है आपका, इसके अंदर आटा का पार्ट है नहीं, इसमें uxy कितना है, uxy लिखा नहीं है, uxy कितना है यहाँ पर अंडर रूट मोड xy, vxy कितना है, यहां पर है vxy 0, ठीक है। uxy बराबर अंडर रूट मोड xy, vxy बराबर 0। तो अब देखिए यहां पर डेल u पर डेल x निकालोगे आप, देखिए निकालिए क्या आएगा, ये इसकी परिभाषा है। तब यहां पर देखिए xy 0 0 की बात करें तो u 0 0, xy क्या अपने पास 0 0, यहां पर 0 0, तो u 0 0। यहां पर परिवर्तन किसमें हुआ है, x में, मान लेते हैं परिवर्तन कितना हुआ x, तो 0 प्लस x
तो x आ जाएगा, y का मान 0, यहाँ पर x, यहाँ तक ये आ गया डेल u अपॉन डेल x। अब इसके अंदर मान रख देंगे आप लोग, मान रखिए ux0, ये रहा आपके पास, कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, ये 0, डेल u अपॉन डेल y, लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पर अब की बार क्या हो जाएगा, y तो कांस्टेंट है यहाँ पर, अब की बार क्या कांस्टेंट हो जाएगा, x कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, y जो 0 0, नीचे y माइनस 0, मान रखोगे क्या मान आएगा 0। यहाँ पर डेल v अपॉन डेल x, सेम बात, u नहीं v x0 माइनस v0 0, नीचे x सेम 0, डेल v अपॉन डेल y, लिमिट y टेंड्स टू 0, v 0 y माइनस v 0 0, नीचे y माइनस 0 लिख सकते हो, मान रखोगे 0 आ रहा है, डेल u अपॉन डेल y भी क्या आ गया। यहाँ पर आप लोग चारों से क्या बोल सकते हो कि चूंकि डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y, ये सारे मान 0 ही बराबर होगी, सीधी सी बात, और डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल x, ये भी बराबर है, सबके मान 0, इसलिए CR इक्वेशंस संतुष्ट होती हैं। अब अवकलनीयता की बात कल करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग चेक करेंगे मूल बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं, अवकलनीयता की परिभाषा लगा करके आप लोग देखेंगे, यदि होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कल करवाएंगे।